आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले निहित हित एवं समाश्रित हित नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि निहित हित एवं समाश्रित हित के बारे में उदाहरण से समझाइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। निहित हित इसे धारा 19 में बताया गया है। संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 की धारा 19 में निहित हित दिया गया है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 पे तात्पर्य अर्थात मीनिंग। निहित हित वह हित होता है जो संपत्ति अंतरण के पूरा होते ही अंतरणकर्ता के व्यक्तिगत से निकलकर या अंतरणकर्ता से निकलकर अंतरिति में जाकर तुरंत समा जाता है। इसमें नोट दिया हुआ वो देख लेते हैं। कोई हित निहित तब माना जाएगा जब अंतरिति संपत्ति के हित को तुरंत बिना किसी शर्त की पूर्ति किए प्राप्त करता है, तथा कोई हित समाश्रित तब माना जाएगा जब अंतरिति संपत्ति में हित दोनों घटनाओं अर्थात विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर अथवा न होने पर निर्भर करता है। अगला है निहित हित की परिस्थितियां। धारा 19 का परिशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि निम्नलिखित 7 परिस्थितियों में अंतरिति को निहित हित प्राप्त होता है। नंबर 1, उपभोग के अधिकार का स्थगन। यदि किसी संपत्ति अंतरण में अंतरणकर्ता ने अंतरिति के लिए संपत्ति के उपभोग के अधिकार को स्थगित कर रखा है, तो ऐसे में अंतरिति को निहित प्रकृति का हित प्राप्त होगा। जैसे ए बी को अपना मकान दान देता है और शर्त यह लगाता है कि बी इस मकान का उपभोग 2 साल बाद करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसका हित निहित प्रकृति का होगा। अगला है नंबर 2, तुरंत प्रभावी। यदि अंतरणकर्ता ने अंतरण करते समय अंतरण विलेख में यह लिख दिया है कि अंतरण तुरंत प्रभावी होगा, तो ऐसे में भी अंतरिति को निहित हित मिलेगा। जैसे ए बी को अपनी कोई संपत्ति अंतरित करता है और यह कहता है कि अंतरण तुरंत प्रभावी होगा, तो ऐसे में भी बी को निहित हित प्राप्त होगा। अगला है नंबर 3, समय का निर्धारण नहीं। यदि किसी संपत्ति अंतरण में अंतरणकर्ता ने हित के निहित होने का कोई समय निर्धारित नहीं किया है, तो ऐसे में भी अंतरिति का हित निहित प्रकृति का होगा। और यदि अंतरण पूर्ण होने के पश्चात अंतरिति की मृत्यु भी हो जाती है, तो वह संपत्ति अंतरिति के उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी। अगला है नंबर 4, निश्चित एवं अनिवार्य घटना। यदि अंतरणकर्ता ने संपत्ति को अंतरित करते समय संपत्ति के हित को निहित होने को एक ऐसी घटना पर आधारित कर दिया जो भविष्य की निश्चित एवं अनिवार्य घटना है, तो ऐसे में भी अंतरण पूरा होते ही अंतरिति को निहित प्रकृति का हित मिल जाएगा, भले ही वह घटना तब तक ना घटी हो। अगला है नंबर 5, संचयन का निर्देश। यदि अंतरणकर्ता ने संपत्ति अंतरित करते समय संचयन के लिए निर्देश दिया है, तो ऐसे में भी अंतरिति को निहित हित मिलता है। जैसे ए के खाते में आय का 25% बी को तब तक डालना है जब तक ए जिंदा है। ऐसी स्थिति में भी बी निहित हित प्राप्त करेगा। अगला है नंबर 6, पूर्ववर्ती जीवन हित का सृजन। यदि अंतरण के समय अंतरणकर्ता ने किसी पूर्ववर्ती जीवन हित का सृजन किया है, तो ऐसे में भी अंतरिति को निहित हित प्राप्त होगा। जैसे यदि मध्यवर्ती को जीवन हित दिया गया है और बच्चे को पूर्ण हित दिया गया है, तो बच्चा उस संपत्ति अंतरण की तिथि से ही निहित हित प्राप्त करेगा। अगला है नंबर 7, सशर्त मर्यादा का सृजन। यदि अंतरणकर्ता ने अंतरण के समय अंतरण में कोई सशर्त मर्यादा को सृजित कर दिया है, तो ऐसे में भी अंतरिति का हित निहित प्रकृति का होगा। जैसे
ए बी को अपना मकान दान देता है और शर्त यह लगाता है कि यदि बी 1 महीने के अंदर उस मकान में रहना शुरू नहीं कर देगा तो मकान सी को मिल जाएगा। ऐसे में भी बी शर्त का पालन कर देता है तो मकान में बी का हित निहित प्रकृति का होगा। अगला है विधिक प्रभाव। निहित हित का विधिक प्रभाव यह होता है कि जैसे ही अंतरण पूर्ण होता है यह अंतरणकर्ता से निकलकर अंतरिति में जाकर समा जाता है। तब ऐसा माना जाता है कि अंतरिति उस संपत्ति का स्वामी हो गया, भले ही तब जब उस संपत्ति का कब्जा उसे न मिला हो। ऐसी दशा में वह उस संपत्ति का अंतरण भी कर सकता है। ऐसे में हितधारक के विधिक उत्तराधिकारियों को दे दी जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। SBB बनाम राजेंद्र नारायण सिंह। इस मामले में एक समझौते के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि ए नामक व्यक्ति संपत्ति को मृत्यु तक रखेगा। इसके पश्चात वह संपत्ति बी की हो जाएगी। यहाँ संपत्ति में बी का हित निहित प्रकृति का है। अगला वाद आया था राजेश कांत राय बनाम शांति देवी। इस मामले में रमानीकांत राय एक न्यास विलेख लिखा और अपने लड़के राजेश को उसका एकमात्र न्यास नियुक्त किया तथा यह प्रावधान किया कि उसकी मृत्यु हो जाने और कर्जों को चुका दिए जाने पर संपत्ति का 1/5 भाग रामेंद्र को और 4/5 भाग राजेश को मिलेगा। यहाँ पर भी इनमें हित निहित प्रकृति में है। एक अगला वाद आया था रुक्माबाई बनाम शिवराम। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि अंतरणकर्ता ने संपत्ति अंतरित करते समय अंतरिति को निहित हित ही मिलेगा। अगला पॉइंट है समाश्रित हित। इसे धारा 21 में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 21 में समाश्रित हित से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 तात्पर्य अर्थात मीनिंग। जब किसी संपत्ति अंतरण में हित के निहित होने की भविष्य की किसी घटना पर निर्भर कर दिया जाता है जो घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, तो उसे समाश्रित हित कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए बी को अपनी कोई संपत्ति अंतरित करता है और शर्त यह लगाता है कि अंतरण तब प्रभावी होगा जब बी अंतरण की तिथि 10 वर्ष तक जिंदा रहे। इसमें बी का हित समाश्रित प्रकृति का है, क्योंकि अंतरण की तिथि से 10 वर्ष तक बी का जिंदा रहना भविष्य की ऐसी घटना है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसी प्रकार ए बी को संपत्ति अंतरित करता है और शर्त यह लगाता है कि बी को संपत्ति तब मिलेगी जब सी बी के जीवन काल में मर जाए। यहाँ पर भी बी का हित समाश्रित प्रकृति का है, क्योंकि सी का बी के जीवन काल में मर जाना भविष्य की ऐसी घटना है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगला है समाश्रितता के प्रकार। समाश्रित हित की दृष्टि से भविष्य की अनिश्चित घटना निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सकारात्मक अनिश्चित घटना। जब हित के निहित होने को भविष्य की किसी सकारात्मक घटना पर निर्भर कर दिया जाता है, तो जब वह घटना घट जाती है तब समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है और जब उसका विधिक प्रभाव होता है जो निहित हित का होता है। जैसे ए बी को अपनी कोई संपत्ति अंतरित करता है और शर्त यह लगाता है कि उसे संपत्ति तभी मिलेगी जब इस वर्ष की नीट की परीक्षा में सफल हो जाए। यह सकारात्मक समाश्रितता है। यहाँ पर बी को संपत्ति तभी मिलेगी जब वह उस वर्ष की परीक्षा में नीट पास हो जाएगा, अन्यथा नहीं। अगला है नकारात्मक अनिश्चितता या समाश्रितता। जब किसी संपत्ति अंतरण में हित के निहित होने को भविष्य की किसी नकारात्मक अनिश्चित घटना पर आश्रित कर दिया जाता है, तो जब यह नकारात्मक अनिश्चितता घटित हो जाएगी समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है। जैसे ए बी को संपत्ति अंतरित करता है और शर्त यह लगाता है कि बी संपत्ति को तभी पाएगा जब बी इस वर्ष की पीसीएस की परीक्षा में चयनित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि पीसीएस की परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल आ जाए और बी उसमें चयनित न हो तो बी को यह संपत्ति मिल जाएगी।
अर्थात बी के पक्ष में सर्जित किया गया समाश्रित हित निहित हित में बदल जाएगा। नोट: किंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि नकारात्मक अनिश्चितता का घटित होना असंभव हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में यदि बी का पीसीएस की परीक्षा का फॉर्म ही निरस्त हो जाता है तो निरस्त होते ही बी के पक्ष में उपरोक्त समाश्रित हित निहित हित में बदल जाएगा। अगला है समाश्रित हित का विधिक प्रभाव। नंबर 1, समाश्रित हित यदि किसी सकारात्मक अनिश्चित घटना पर आधारित है तो जैसे ही वह घटना घटित है तो तुरंत वह निहित हित में बदल जाता है और अंतरिति में जाकर समाहित हो जाता है। फिर उसके वही परिणाम होते हैं जो निहित हित के होते हैं। नंबर 2, इसके अतिरिक्त जब समाश्रित हित भविष्य की नकारात्मक घटना पर आधारित है तो जैसे ही वह घटना घटित होती है या उसका घटना असंभव हो जाता है, समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है और फिर उसका वही प्रभाव होता है जो निहित हित में का होता है। इसके अपवाद देख लेते हैं। नंबर 5 पे, निश्चित उम्र प्राप्त करने की शर्त पर आधारित हित समाश्रित प्रकृति का होता है, किंतु निश्चित उम्र प्राप्त करने की सीमा तक अंतरित संपत्ति की आय अंतरिति को पूरी या आंशिक रूप से दे दी जाए तो वहां पर अंतरिति का हित निहित प्रकृति का होता है। जैसे ए 500 रुपये की वार्षिक बी को उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अंतरित करता है और यह निर्देश देता है कि इसका ब्याज तब तक उसके फायदे के लिए लगाया जाएगा जब तक वह इस आयु को प्राप्त नहीं कर लेगा। ऐसे में बी का हित निहित प्रकृति का होगा। इसके अलावा जैसे ए 5000 रुपया बी को तब अंतरित करता है जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा और यह निर्देश देता है कि जब वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक उसके भरण पोषण के लिए दूसरे तरीके से प्राप्त की गई रकम लगाई जाएगी। यहाँ पर बी का हित समाश्रित प्रकृति का होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।